अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा व तालिबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने FSC और FA का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा व तालिबात FA और FSC के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। Assalamu alaikum dear students, hope you all are doing well. So in our previous lecture we've discussed about the importance of carbon and the importance of water. So our today's topic is carbohydrates. So carbohydrates occurs abundantly in living organisms. Carbohydrates जो हैं वो abundantly living organisms में present होते हैं, मीन्स के ये living organisms का एक abundant compound है, ठीक है। ये almost all organisms में present होते हैं और ऑलमोस्ट सेल के हर पार्ट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, लाइक सेलुलोज ऑफ वुड, कॉटन एंड पेपर, स्टार्चेस प्रेजेंट इन सीरियल्स, रूट ट्यूबर्स, केन शुगर्स एंड मिल्क शुगर्स। कौन कौन सी एग्जांपल्स है? सेलुलोज है, स्टार्च है, शुगर केन जो आपके पास करना है, या मिल्क शुगर है। ये सारी एग्जांपल हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, लेट मी हाईलाइट दैट फॉर यू। ओके, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स प्लेज बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल। कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं एज वेल एज फंक्शनल भी, एज वेल एज इनका फंक्शनल रोल भी है सेल के अंदर, ठीक है, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एनर्जी का मेन सोर्स हैं सेल के लिए, ठीक है। और सम कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो कि सेल वॉल का मेन कंस्टिट्यूएंट है, किसमें? प्लांट्स में भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी। अब ऊपर मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, तो स्ट्रक्चरल रोल और फंक्शनल रोल कैसे? अब जो सेल वॉल है बेसिकली वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेल को, इसलिए इसको कहा गया है कि ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं एज वेल एज दे हैव फंक्शनल रोल्स। Moving to the next paragraph, the word carbohydrate literally means hydrated carbons. अच्छा, इसको कार्बोहाइड्रेट का जो लिटरली मीन है वो क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन। इसको हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा जाता है? अब जो हाइड्रेटेड का वर्ड हम मोस्टली जो है वो वाटर के लिए यूज़ करते हैं। इसको हाइड्रेटेड इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन्स द फार्मूला विच सेम एज ऑफ वाटर। वाटर के अंदर क्या है? H2O। इसके अंदर भी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, और उसकी रेशियो जो है वो सेम है, जितने वाटर के अंदर वो प्रेजेंट है उतने ही ये कार्बन्स के अंदर, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट है उतने ही। ये आगे लाइन पढ़ते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज सेम एज इन वाटर। इसीलिए इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है बिकॉज इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो जो है वो सेम है जैसे कि वाटर में है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ H2O, ठीक है। Their general formula is CxH2O. Where X is the whole number from 3 to many thousands and whereas Y may be the same or different whole number. अब जो X की बात की गई है वो X और Y दोनों के नंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन जो X है वो 3 से जो है वो आगे फर्दर मैनी थाउजेंड तक उसका नंबर हो सकता है। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज की। ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12 एंड O6। अब उसके अंदर आप रेशियो अगर देखें, ये जो हाइड्रेटेड कार्बन्स का बताया कि इसके अंदर जो रेशियो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सेम एज इन वाटर, क्या है? H2O, मीन्स के ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के जो है वो डबल है एटम्स, ठीक है। तो सॉरी, ग्लूकोज में क्या है? C6H12O6, मीन्स के हाइड्रोजन के पास 12 है जो कि नंबर में डबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 6 है और हाइड्रोजन के 12 है, ठीक है। इसीलिए इसको हाइड्रेटेड कार्बन कहा गया बिकॉज ऑफ दिस।
Now chemically carbohydrates are defined as polyhydroxyaldehydes और ketones. Chemically जो है हम carbohydrates को polyhydroxyaldehyde और ketones कहते हैं, या फिर complex substances भी हैं ये, which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde और ketone subunits. जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये क्या करते हैं, ये polyhydroxyaldehydes और ketone subunits की प्रोडक्शन करते हैं. हाइड्रोलिसिस अब क्या है, हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस बाय यूटिलाइजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर मॉलिक्यूल्स की यूटिलाइजेशन से, इन्वॉल्वमेंट से वाटर की, क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है इनटू दी स्मॉलर वंस. Now the carbohydrates, the source of carbohydrates are green plant. Carbohydrates का source क्या है हमारे पास, green plants. They are primary products of photosynthesis. photosynthesis की primary product है carbohydrates. आप यहाँ पे मैं equation लगा दूंगी जो photosynthesis की है, simplest 6 CO2 and 6 H2O is equal to 6 कार्बन C6H12 एंड O6 प्लस 6 CO2. अब इसमें ग्लूकोज आ गया, C6H12 O6, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये इसकी प्राइमरी प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. फोटोसिंथेसिस में आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ क्या है. अदर कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स बाय वेरियस केमिकल चेंजेस. बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपाउंड्स हैं प्लांट्स के अंदर, वो भी किससे बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ही बनते हैं. ठीक है, मतलब उनमें केमिकल चेंजेस होती हैं, तब कार्बोहाइड्रेट से वो आगे फर्दर जो प्लांट के अदर कंपाउंड्स है उनकी प्रोडक्शन होती है. Carbohydrates in cell combine with proteins and lipids, and the resultant compounds are called as glycoproteins and glycolipids. कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल में कंबाइन करता है प्रोटीन और लिपिड के साथ, और रिजल्टेंट कंपाउंड क्या हो जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. मीन्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, सॉरी मैं हमेशा कार्बन बोल रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ भी कंबाइन करता है और लिपिड के साथ भी कंबाइन करता है. एंड व्हेन इट कंबाइंस विद द प्रोटीन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन, मींस ग्लूकोज एंड प्रोटीन. ठीक है, और व्हेन इट कंबाइंस विद द लिपिड इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिपिड्स रिस्पेक्टिवली. Glycoproteins and glycolipids have structural role in the extracellular matrix of animals and bacterial cell wall. जो glycoproteins हैं और glycolipids हैं वो दे हैव द एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल रोल है उनका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, प्लांट्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में और बैक्टीरियल सेल वॉल में. ठीक है, बोथ दीज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स आर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स. मैंने आपको पहले बताया कि जो है कार्बोहाइड्रेट वो इटसेल्फ भी स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं और मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के तौर पे भी लाइक इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं. आगे उसकी क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स. इनको सैकराइड्स कहा जाता है बिकॉज दे ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सैकरॉन, जिसका मतलब क्या है, शुगर. ठीक है, एंड दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. आगे 3 ग्रुप्स में इनकी क्लासिफाइड किया गया इनको, मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स. ठीक है, मोनो, अब मोनोसैकराइड की बात करते हैं. मोनो मीन्स आपको पता है वन, और सैकराइड्स केम फ्रॉम दिस सैकरॉन मीन्स शुगर, मीन्स वन शुगर. ठीक है, मोनोसैकराइड का फिर क्या मतलब है, वन शुगर. अगर ये वन शुगर है तो ऑब्वियसली दे आर सिंपल शुगर्स. ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है दैट मोनोसैकराइड्स आर सिंपल शुगर्स एंड दे आर स्वीट इन टेस्ट में मीठे होंगे और इजीली वाटर में सोल्यूबल होंगे एंड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर. इनको सिंपल शुगर्स में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता. ठीक है, एज आपको पता ही सिंपल है तो ऑब्वियसली इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, आगे ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, ब्रेकडाउन नहीं की जा सकती. केमिकली दे आर आइदर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स. केमिकली ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होंगे. ऑल कार्बन एटम इन मोनोसैकराइड एक्सेप्ट वन हैव हाइड्रोक्सल ग्रुप. द रिमेनिंग कार्बन एटम इज आइदर अ पार्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप. ठीक है, जो रिमेनिंग कार्बन एटम है वो या तो एल्डिहाइड ग्रुप का पार्ट होगा या फिर कीटो ग्रुप का पार्ट होगा. ठीक है, अगर वो एल्डिहाइड का पार्ट होगा तो उसको एल्डोस शुगर भी बोलते हैं, और अगर वो कीटो ग्रुप का पार्ट होगा तो उसको कीटोस शुगर भी बोलते हैं. ठीक है, वो लेकिन आप फर्दर पढ़ेंगे. अच्छा, द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप लिखा हुआ है. द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एज एल्डो शुगर एंड विद द कीटो ग्रुप इज कॉल्ड एज कीटो शुगर. हियर इट इज मेंशन्ड. आगे उसका स्ट्रक्चरली इसको एक्सप्लेन किया गया कि ये एल्डिहाइड फॉर्म है और दिस वन इज द कीटो फॉर्म. दिस वन इज एल्डिहाइड फॉर्म एंड दिस वन इज द कीटो फॉर्म.
नेक्स्ट इन नेचर मोनोसेक्राइड्स ओके इन नेचर मोनोसेक्राइड्स विद 3 to 7 कार्बन एटम्स आर फाउंड। नेचर के अंदर मोनोसेक्राइड जो हैं वो 3 to 7 कार्बन एटम्स के मौजूद हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड ट्रायोसिस, टेट्रोसिस। ट्रायोसिस उनको बोलेंगे जिनके अंदर 3 कार्बन होंगे, टेट्रोसिस 4 कार्बन, पेंटोसिस 5 कार्बन, हेक्सोसिस 6 कार्बन, हेप्टोसिस 7 कार्बन, ठीक है। 3 to 7 जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन नेचर में। मोनोसेक्राइड्स की बात की जा रही है। दे हैव देयर जनरल फार्मूला इज CH2ON, whereas N in the whole is the whole number from 3 to 7,000. N जो है वो होल नंबर है कहाँ से कहाँ तक, 3 से 7,000 तक। आगे 2 ट्रायोसिस mentioned above are intermediates in respiration and photosynthesis। ऊपर जो 2 ट्रायोसिस की बात की गई है वो इंटरमीडिएट्स हैं रेस्पिरेशन में भी, फोटोसिंथेसिस में भी। टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर। जो टेट्रोसिस हैं वो नेचर में रेयर हैं, ठीक है। और दे अकर इन सम बैक्टीरिया, वो सिर्फ कुछ बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होते हैं। पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर मोस्ट कॉमन। पेंटोसिस और हेक्सोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन है। ओके फ्रॉम द बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोसिस ग्लूकोज। हेक्सोज आपको पता, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया, C6, ठीक है, H12O6। C6 का मतलब है कि दैट इट कंटेन 6 कार्बन, तो ये हेक्सोज में आएगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज है वो क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। इट इज़ एन एल्डोज शुगर, ये एक एल्डोज शुगर है बिकॉज इट हैव एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड ग्लूकोज इज गिवन बिलो। ये नीचे इन्होंने राइबोज और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताया। राइबोज क्या है, पेंटोज शुगर मीन्स के 5 कार्बन, इसके अंदर 5 कार्बन है, ठीक है। कौन कौन से, लेट मी चेंज द कलर। 5 कार्बन, 1 कार्बन, ठीक है, 2 सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, मीन्स इट कंटेन्स 5 कार्बन, पेंटोज शुगर। एंड हेक्सोज जो सॉरी ग्लूकोज जो है वो हेक्सोज है बिकॉज इट कंटेन्स 6 कार्बन, 1 कार्बन एटम, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन एटम, ठीक है। Most of monosaccharide form a ring structure when in solution. For example, ribose will form a 5-cornered ring called as ribofuranose, ठीक है। अब इसमें बात की गई है कि जो मोस्ट मोनोसेक्राइड्स है वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं जब उनको हम लोग सोल्यूशन, जब वो सोल्यूशन की फॉर्म में होते हैं। जैसे कि राइबोज है वो एक 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, और जब वो रिंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेंगे उसको हम बोलेंगे राइबोफ्यूरेनोज, ठीक है। और जब ग्लूकोज जो है वो ठीक है, वो 6 कार्बन शुगर थी, तो वो जब रिंग प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली उसके 6 कॉर्नर्स होंगे और उसको हम बोलेंगे ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। 5 कार्बन को बोलेंगे 5 कार्बन के लिए फ्यूरेनोज का वर्ड आएगा। तो राइबोज जो है वो 5 कार्बन था, तो जब वो रिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, रिंग की फॉर्म में आएगा तो उसको राइबोफ्यूरेनोज बोलेंगे। और जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन था, तो जब वो रिंग की फॉर्म में आएगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। पाइरेनोज का वर्ड 6 कार्बन के लिए। ये आगे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया। राइबोज 5 कार्बन, तो इसके जो 5 कॉर्नर, तो इसको हम राइबोफ्यूरेनोज बोलेंगे। और जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन, तो उसको हम ग्लूकोपाइरेनोज बोलेंगे। डी शुगर भी बोलेंगे इनको हम। इन फ्री स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स। ग्लूकोज जो है फ्री स्टेट में हर फ्रूट में प्रेजेंट होता है, बीइंग एबंडेंट इन ग्रेप्स। अब जो हमारे जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर स्वीटनेस किधर से आती है, वो बेसिकली ग्लूकोज की प्रेजेंस से ही उसमें स्वीटनेस आती है। एज वेल एज जो मिल्क है उसके अंदर भी स्वीटनेस जो है वो किधर से आती है, वो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस से, वो उसके अंदर स्पेसिफिक लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसकी वजह से उसके अंदर मिल्क के अंदर भी स्वीटनेस आती है। तो यही बात की गई है कि फ्री स्टेट में ग्लूकोज जो है वो हर फ्रूट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अबंडेंट किस में होता है, ग्रेप्स में, फिग्स में और डेट्स में। इन तीनों फ्रूट्स में ये अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। और आर ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 0.08% ग्लूकोज। सॉरी, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर नॉर्मली कितनी ग्लूकोज होती है, 0.08% ग्लूकोज, ठीक है। इन कंबाइंड फॉर्म, आगे कंबाइंड फॉर्म की बात की गई है। इट इज फाउंड इन मैनी डाइसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। कंबाइंड फॉर्म में ये डाइसेक्राइड्स में प्रेजेंट होता है और मोनोसेक्राइड्स में भी प्रेजेंट होता है।
like starch, cellulose and glycogen yield glucose on complete hydrolysis. स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन की जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं. Glucose is naturally produced in green plants which take carbon dioxide from the air and water from the soil to synthesize glucose. ऊपर हमने पढ़ा था that it is the major constituent या primary product of photosynthesis. तो ये वही बात की गई है कि ग्लूकोज जो है वो नेचुरली ग्रीन प्लांट्स में प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जब वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज. मीन्स वो एक तो ग्लूकोज ये उसकी प्लांट्स में पहले से प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से भी प्रोड्यूस होता है. वो इक्वेशन भी मैंने अटैच की गई, आप उसको भी देख लीजिएगा. और ये भी ऐसे ही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से प्लांट लेता है, एयर से लेता है, और वाटर कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है. तो एज अ रिजल्ट हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो जाती है. और इसमें लाइट एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट होती है और क्लोरोफिल की इन्वॉल्वमेंट होती है. ये वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की, इसीलिए इसको कहा गया था दैट इट इज़ द इंटरमीडिएट प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, नीचे बताया गया है एज इंडिकेटेड इन दिस इक्वेशन, जैसे कि इस इक्वेशन में बताया गया है एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट. आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, सनलाइट की प्रोडक्शन होती है, सनलाइट की इन्वॉल्वमेंट होती है. तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड होती है और वो किधर से आती है, सनलाइट से आती है. ठीक है, दिस इज वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस तो आपको पता ही है. It is noteworthy that for the synthesis of 10 gram of glucose 717.6 kilocalorie of solar energy is used. अब उन्होंने क्या कहा है कि 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज के लिए हमें कितनी एनर्जी, सोलर एनर्जी चाहिए होती है, 717.6 किलो कैलोरी ऑफ दी सोलर एनर्जी इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एज केमिकल एनर्जी and becomes available in all organisms when it is oxidized in the body. ये जो एनर्जी है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एज ए केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होगी. ठीक है, और बाद में वो उसी ऑर्गेनिज्म को जो है वही ऑर्गेनिज्म उसको यूज करेगा. नेक्स्ट वी आर मूविंग, हमारा मोनोसेक्राइड्स का पोर्शन कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट वी हैव द ओलिगोसेक्राइड्स. सो व्हाट आर ओलिगोसेक्राइड्स? ओलिगोसेक्राइड बेसिकली हम लोग जब कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हैं तो आगे फर्दर जो है वो 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज मोनोसेक्राइड्स, सेकेंड वन इज ओलिगोसेक्राइड्स एंड द थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स, मोनो मीन्स वन. ठीक है, जो दे आर द सिंपल शुगर्स, सेम एज ओलिगोसेक्राइड्स. ओलिगोसेक्राइड्स जो होते हैं इनके अंदर 2 से 10 जो है वो मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं, या फिर 2 से लेकर 10 तक जो है इनके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड द थर्ड वन इज पॉलीसेक्राइड, जो हम इसे नेक्स्ट पढ़ेंगे. पॉली मीन्स मैनी. ठीक है, दे कंटेन्स मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स. ओलिगोसेक्राइड्स की बात करते हैं, दे आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड्स. देन दे आर लेस सोल्यूबल इन वाटर एज कंपेयर टू मोनोसेक्राइड्स. ठीक है, मोनोसेक्राइड से इनका टेस्ट जो है वो लेस स्वीट होता है और ये लेस सोल्यूबल होते हैं इन वाटर. ठीक है, ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसेक्राइड यील्ड from 2 to 10 monosaccharides. as I have told you के they consist of 2 to 10 monosaccharides unit. ठीक है, तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये उतने ही monosaccharides unit प्रोड्यूस करेंगे. The ones yielding 2 monosaccharides are called as disaccharides. ठीक है, जब ओलिगोसेक्राइड्स की हाइड्रोलिसिस की जाती है तो जब हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड यूनिट की प्रोडक्शन होती है तो उसको हम बोलेंगे डाइसेक्राइड्स. डाई मीन्स 2 and those yielding 3 are known as trisaccharide. Tri means 3. ठीक है, और जो 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स या मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करेंगे उसको हम ट्राइसेक्राइड्स बोलेंगे. और ऐसे ही सोन ये चलता रहता है. The covalent bond between 2 monosaccharides are called as glycosidic bond. जब 2 monosaccharides आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, जिस कोवेलेंट लिंकेज के थ्रू, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. फिजियोलॉजिकली important disaccharides are maltose, sucrose and lactose. ये important disaccharides हैं, maltose, sucrose and lactose. ठीक है, मोस्ट फेमिलियर डाइसेक्राइड्स इज सुक्रोज. सुक्रोज किस में प्रेजेंट होता है, केन शुगर में, विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. अब जो हमारे पास सुक्रोज है
वो किन दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है. वन इज मोनोसेक्राइड यूनिट से बना होता है. वन इज ग्लूकोज एंड द सेकंड वन इज फ्रुक्टोज. ठीक है. अब जैसे हमारे पास माल्टोज है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर 2 ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं. ठीक है, 2 ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं. और जो लैक्टोज है उसके अंदर 1 ग्लूकोज एंड द सेकंड इज गैलेक्टोज. तो इन सब में 2 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट होते हैं. दैट्स व्हाई हम इनको कहते हैं डाइसेक्राइड्स. ठीक है, कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस होते हैं इन सब में. Which on hydrolysis yields glucose and fructose, both of which are reducing sugar, जो कि reducing sugars हैं. ठीक है. Its molecular formula is C12H22O11. इसका molecular formula ये है, और ये नीचे बताया गया है कि ये हमारे पास जो है ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ठीक है, स्ट्रक्चर है रिंग स्ट्रक्चर, और ये फ्रुक्टोज का है. इनकी जब आगे हाइड्रोलिसिस ये आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को शो किया गया है. लेट मी चेंज द मार्कर. ओके, दिस वन. ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन करके सुक्रोज की फॉर्मेशन कर दी इन्होंने. ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे. नेक्स्ट टॉपिक में हम पॉलीसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे. नाउ मूव टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स. Okay, the first one is the covalent bond between two monosaccharides. अभी हमने इसको पढ़ा है बिल्कुल लास्ट लाइन में, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ठीक है. सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम डू नॉट अकर इन कार्बोहाइड्रेट्स. हमने पीछे पढ़ा दैट कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, कौन सा आइटम उसमें नहीं प्रेजेंट होता, इट इज नाइट्रोजन. अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, इट इज 717.6 किलो कैलोरी, जो हमने पीछे पढ़ी है. आर ब्लड नॉर्मली कंटेन ग्लूकोज 0.6%. B option is 0.8%, C option is 0.06%, and last one is 0.08%. So D option is correct option. This is the fourth objective and this is the fifth objective. Last one is fifth. Which of the following is a non-reducing sugar? इनमें से कौन सा है जो non-reducing sugar है? ये सारे reducing है except sucrose. ठीक है, sucrose is a non-reducing sugar. अब शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइबोफ्यूरेनोज एंड ग्लूकोपाइरेनोज. मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब हम लोग इनका रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ग्लूकोज के अंदर 6 ग्लूकोज यूनिट होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, तो वो हमारे पास 6 कॉर्नर रिंग बनाता है. रिंग ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लूकोपाइरेनोज एंड ग्लाइकोपाइरेनोज हैज 6 कॉर्नर रिंग. And same is the ribofuranose. Ring of ribose is called as ribofuranose and ribofuranose has 5 corner ring. ठीक है. अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों ने डायग्राम्स भी इंक्लूड करनी है जो कि आपकी बुक में दी गई हैं, दिस वन. ठीक है, ये दोनों डायग्राम्स भी आप इसमें इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर ओलिगोसेक्राइड. गिव सम एग्जांपल्स. ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल दें. दे आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट. ठीक है, स्वीट मैंने आपको बताया कि एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, लेस सोल्यूबल इन वाटर. ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट. और जब 2 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो डाइसेक्राइड्स बोलते हैं. एंड व्हेन दे प्रोड्यूस दिस 3 मोनोसेक्राइड यूनिट देन वी कॉल देम एज ट्राइसेक्राइड्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल उन्होंने कहा दिए, तो हमने इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स पहले बता दिए, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज. एंड देन माल्टोज को एक्सप्लेन कर दिया है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स. ठीक है, और ये कहाँ सीरियल्स में मौजूद होते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गिव एग्जांपल्स. इनकी एग्जांपल्स दें. 2 different molecules belonging to different categories usually combine together to form a conjugate molecule. 2 different molecules जो कि different category से belong करते हैं, जब वो आपस में combine करते हैं, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. इसकी एग्जांपल पीछे भी दी गई है बुक में भी. ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करते हैं प्रोटीन्स के साथ तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन. और जब कार्बोहाइड्रेट कंबाइन करते हैं लिपिड्स के साथ तो क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.